हेलो, आवाज आ रही है हेतवी? यस सर। कल का सेशन थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। कल हमने क्या सीखा? तो कल हमने सीखा था इज ऑल अबाउट कि कंटेंट मार्केटिंग क्यों जरूरी होता है। तो कंटेंट मार्केटिंग जरूरी होता है कि हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी चीजें करते हैं, अपने कंटेंट को क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड कंटेंट कैसा होना चाहिए? जो यूजर्स को एंगेज करे। इट मीन्स कि वैल्यूएबल होना चाहिए, जो यूजर्स को कुछ इंफॉर्मेशन दे, रिलेवेंट होना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रिटेन कर सको या नए कस्टमर अट्रैक्ट कर सको, जिससे क्या होगा कि आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। राइट? ये हमारा इन द एंड एजेंडा यही होता है कि कंटेंट जो प्लान कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ड्राइव करें अपनी वेबसाइट पे, मतलब कस्टमर लाए। कस्टमर आएंगे तो हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट होगा। राइट? देन वी लर्न अबाउट की कंटेंट राइटिंग, मतलब कंटेंट मार्केटिंग है एज ए फ्रीलांस को किस तरीके से हेल्प कर सकता है। कोई भी स्टार्टअप होती है, एंटरप्रेन्योर होती है, हर किसी को किस वे में ये हेल्प कर सकता है। अगर आप फ्रीलांस हो तो आप अपने कंटेंट का एक पूरा डिजिटल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अपने ब्लॉग का, वीडियो का, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वीडियोस डाल सकते हैं, या अपनी एक्सपर्टीज शोकेस कर सकते हैं, जिससे आपको नए कस्टमर, मतलब नए क्लाइंट लाने में हेल्पफुल होता है। और जो स्टार्टअप बिजनेस होता है उसको भी जरूरत होती है, क्योंकि अब उसको अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी इंक्रीज करनी होती है। विजिबिलिटी इट मीन्स के अवेयरनेस बढ़ानी होती है। राइट? देन भी शो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग ने एंड अपने जो डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग, क्या फर्क पड़ता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है दोज आर द वन वे कम्युनिकेशंस, राइट? एंड कंटेंट मार्केटिंग इज टू वे, कि आप कस्टमर से एंगेज रियल टाइम में कर सकते हो। राइट? एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए हमें अब लाइक अच्छा कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए हमें एक अच्छी कंटेंट स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। राइट? अब अच्छी कंटेंट स्ट्रेटेजी हम बनाए कैसे, उसके लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, हमने वो देखा था कि भाई पहले तो हमें ये ध्यान में रखे कि हमारा जो कंटेंट है, कि भाई व्हाट कंटेंट विल यू मेक, एंड ये कंटेंट जो बना रहे हो वो किसके लिए है एंड क्यों बना रहे हो। कि भाई ये कंटेंट अगर कोई आपका एंड यूजर पढ़ेगा तो उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राइट? तो वो हमने देखा था। एंड मतलब ये हमारा एजेंडा आता है कि कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाने की क्यों जरूरत होती है। कि भाई हमें कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाएंगे प्रॉपर तरीके, हम रेंडमली अगर पोस्ट करते जाएंगे तो हम राइट ऑडियंस को, हो सकता है कि भाई पहली बार आपका कंटेंट वायरल भी हो जाए या यूजर्स को अट्रैक्ट करे, बट आप रेंडमली पोस्ट करोगे विदाउट स्ट्रेटेजी तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पूरी स्ट्रेटेजी बनानी रहेगी। अब उसके लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। कि भाई आप ये जो कंटेंट स्ट्रेटेजी पूरी बनाओगे, कंटेंट लिखोगे, तो आपका गोल क्या है। तो आपका गोल ये कोई सिचुएशंस में, मतलब ये स्टेजेस में से कोई भी स्टेजेस में हो सकता है। कि वेदर आप अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपना कंटेंट उस तरीके से लिखना पड़ेगा, कंटेंट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आपका बायर्स है, आपका क्लाइंट है या कस्टमर है, कंसिडरेशन स्टेज में है, तो आपको आपकी कंटेंट स्ट्रेटेजी उस तरीके से प्लान आउट करनी पड़ेगी। लाइकवाइज अगर वो फाइनल स्टेज में है, बोफू स्टेज में है, तो आपको आपकी कंटेंट स्ट्रेटेजी उस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओगे, फिर मार्केटिंग भी उस तरीके से आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। राइट? देन भी कुछ एग्जांपल थे कि इन अगर हमारे बायर्स होते हैं या हमारे जो भी पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, अगर वो अवेयरनेस स्टेज में फॉल डाउन कर रहे हैं, तो हमें किस तरीके की कंटेंट के साथ उसके साथ प्ले करना चाहिए। तो हम ब्लॉग पोस्ट के साथ कर सकते हैं। अगर आप नए फ्रेशली मार्केटिंग करते हो, आप इस तरीके के कुछ ब्लॉग प्लान कर सकते हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चनरी, ताकि यूजर्स को एंगेज कर सके। आप इन्फोग्राफिक्स के थ्रू अपना इंडस्ट्री या क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हो, या कुछ एजुकेशनल वीडियो कंटेंट
प्रोवाइड कर सकते हो ताकि वो आपकी ब्रांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने और अट्रैक्ट करे, राइट। तो जो अगर आपके बायर्स कस्टमर है अगर ये स्टेज में है तो आप इस तरीके का कुछ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान आउट कर सकते हो। अगर हमारे कस्टमर है पोटेंशियल बायर है वो अगर कंसिडरेशन स्टेज में, इट मीन्स कि वो मोफू वाले स्टेज में है, तो आपको उसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी प्लान आउट करनी पड़ेगी। आप उसको केस स्टडी शोकेस कर सकते हो क्योंकि एक बार वो आपकी ब्रांड के साथ इंटरेक्ट हो चुके हैं, राइट। अभी इसका काम आप लोगों का काम ये है कि हर बार वही क्लाइंट को अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर अवेयरनेस के बाद हमें उसको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हम उसको कुछ हमारी वेबसाइट की केस स्टडीज या कुछ सॉल्यूशंस है जो उसके लिए वर्कआउट कर सकता है वो शोकेस कर सकते हैं, या कुछ गाइड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या कुछ चेकलिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जो उसको यूजफुल हो सके। या आप वेबिनार से, डेमो वीडियो से उसको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बता सकते हो। तो जब आपका बायर्स है वो सेकंड स्टेज में आता है तो आपको इस तरीके का कुछ कंटेंट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एंड अगर वो लास्ट स्टेज में है, जो कन्वर्जेशन स्टेज में है, तब आप क्या करोगे? आपका काम है कि भाई आपने अवेयरनेस कर दी, उसको कंसिडरेशन कर दिया, बट अभी आपको करना है उसको कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करने के लिए आप अपने कस्टमर के रिव्यूज बता सकते हो, या जो भी आपके हैप्पी क्लाइंट्स है उसकी कोई टेस्टिमोनियल्स बता सकते हो, फ्री ट्रायल्स आप प्रोवाइड कर सकते हो, प्रोडक्ट का डेमो दे सकते हो, या ऑफर्स एंड डिस्काउंट के थ्रू आप उसको क्या बोलते हैं कि कनेक्ट एंगेज कर सकते हो, और वो पोटेंशियली कन्वर्ट आप में होगा, राइट। तो दिस आर द 3 स्टेजेस होता है। हर एक स्टेजेस के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी अलग होती है, एंड हर एक स्टेजेस के लिए फिर मार्केटिंग प्लान अलग होता है। कि भाई जब आप अवेयरनेस स्टेज में होते हो तो आप ब्लॉग आर्टिकल्स के थ्रू करते हो, जब कंसिडरेशन स्टेज में होता है तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली क्लाइंट को जो भी रीटारगेटिंग कर सकते हो। अगर कोई साइन अप तक पहुंचा है या एड टू कार्ट में डाल दिया है, फिर आप उसको चेकआउट के लिए प्रमोशन कोड्स दे सकते हो। तो उस तरीके से आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके जो भी कस्टमर है या आपके जो भी पोटेंशियल बायर है वो किस स्टेज में फॉल डाउन कर रहे हैं। हर एक स्टेज में आपको कंटेंट स्ट्रेटेजी अलग अलग प्लान आउट करनी पड़ेगी। फिर हमने बात की थी इट्स ऑल अबाउट द कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्यों जरूरी है? पहले लेक्चर से बताते आया था कि कीवर्ड रिसर्च ही हमारे क्या बोलते हैं कि कंटेंट, जो भी हम कंटेंट लिखते हैं उसमें कीवर्ड रिसर्च एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि वहां से ही हमें ट्रैफिक ड्राइव ड्राइव हो सकता है। कि अगर कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं, हमने कोई कीवर्ड पे हमारी बैकलिंक जनरेट की है, तो वहां से ट्रैफिक ड्राइव हो सकता है। तो कीवर्ड आइडेंटिफाई करने के कितने तरीके हैं जो हमने पहले बता दिए थे कि भाई कीवर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पीपल ऑल्सो सर्च से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टूल की मदद से फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर हम कीवर्ड प्लानर की मदद से, एक्सटेंशन की मदद से ले सकते हैं। बट हमें राइट कीवर्ड है वो किस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ ब्रेनस्टॉर्म एक्सरसाइज कंडक्ट करनी पड़ेगी। कि भाई पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेरे सीड्स कीवर्ड, मतलब मेरे प्राइमरी कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। फॉर एन एग्जांपल मेरी कंपनी है, आईटी कंपनी है, और मेरा कीवर्ड है कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्राइमरी कीवर्ड, इट मींस मेरा सीड्स कीवर्ड, राइट। अभी मुझे क्या करना है कि ये मेरे प्राइमरी कीवर्ड के अकॉर्डिंग और कीवर्ड फाइंड आउट करना है। और कीवर्ड तो हमने फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई टूल्स है, पीपल ऑल्सो सर्च है। बट सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एज ए कस्टमर सोचना पड़ेगा कि अगर आपको इन डिटेल कीवर्ड रिसर्च करना है कि भाई मेरे कस्टमर है, मेरे बायर से, वो ऐसा गूगल में क्या सर्च करेंगे, किस वर्डिंग में सर्च करेंगे कि मेरी वेबसाइट वहां पे अपीयर हो सकती है। तो पहले तो आपको अपने कस्टमर के भी आप में सोचना पड़ेगा कि हाँ मेरे कस्टमर ये सर्च कर सकते हैं कि भाई टॉप 10 कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी,
बेस्ड कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी, ये मेरे बायर है, वो ऐसा कुछ सर्च करेंगे जहाँ पे मुझे शोकेस करना है। फिर आप अपने, अगर एक दूसरे से पूछ सकते हैं, अगर आपने जो पहले लेक्चर में बोला था कि आप अपने कीवर्ड से इंटरनली एक दूसरे को दिखाओ, अपनी वेबसाइट सर्विस के बारे में बताओ, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड कहीं ना कहीं एक चीज के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, तो आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं, तो इंटरनली भी आप कर सकते हो। और लास्टली आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस कर सकते हो कि भाई कॉम्पिटिटर्स मेरा है वो किस तरीके की कीवर्ड्स यूटिलाइज कर रहे पर्टिकुलर पेज में, पर्टिकुलर लैंडिंग पेज में। वो मैंने बताया था जब एसईओ के लैंडिंग पेज बना रहे थे या कीवर्ड के बारे में बात करते कि आपको एक एक कॉम्पिटिटर को ओपन करना रहेगा, उसके थरली कंटेंट को देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि भाई ये कस्टम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड और कौन से वेरिएशंस हमारे कॉम्पिटिटर ने यूज किए हो, राइट। उसके बाद सर्टन टूल्स की मदद से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते जो ऑलरेडी हमने बात की थी, हम यूज कर रहे हैं सेमरस मेजरली कीवर्ड रिसर्च के लिए। फिर कीवर्ड प्लानर्स यूज करते हैं, एhref है, उबर सजेस्ट है। तो जितने भी आपको प्राइमरी कीवर्ड्स मिले, जैसे मान लीजिए कि आपको प्राइमरी 10 कीवर्ड्स मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कीवर्ड को लेके सेमरस में डालना पड़ेगा, उसके वेरिएशंस आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा। सेम लाइक आपका जो दूसरा कीवर्ड है उसको सेमरस में डाल के उसके वेरिएशन, हो सकता है कि रिपीटिव कीवर्ड्स हो सके, बट जितना हो सके पहले एक बार कीवर्ड को आइडेंटिफाई करें, फिर उसको हम ग्रुपिंग करेंगे, राइट। फिर जितने ज्यादा हो सके उतने एज ऑफ नाउ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को प्रायोरिटी दीजिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को प्रायोरिटी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरा कीवर्ड है कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ये हो गया 3 फेज कीवर्ड, राइट। अगर मैं डायरेक्टली ये कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कीवर्ड पे मार्केटिंग करने जाऊंगा तो मुझे काफी कंपटीशन मिल सकता है, तो मैं क्या करूंगा, उसके और लॉन्ग टेल वर्जन्स फाइंड आउट करूंगा जो यूजर्स की क्वेरी को मैच करेगा, जैसे कि टॉप 10 कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन यूएसए। तो ये हो गया मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो जितना ज्यादा हो सके उतना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि वो ऐसे कीवर्ड होते हैं जो यूजर्स की एग्जिट क्वेरीज को मैच करते हैं, राइट। तो ये जब कीवर्ड एक्सरसाइज प्लान आउट करोगे आप सेमरस से, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिलेंगे, तो फिर आपको क्या करना रहेगा, जितने भी कीवर्ड्स मिले उसको आपको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे 1 फेज कीवर्ड कितने हैं, 2 फेज कीवर्ड कितने हैं, 3 फेज कीवर्ड कितने, 4 फेज कीवर्ड कितने हैं, वो आपको अलग से लिस्ट आउट करना पड़ेगा। जो भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है वो आप मार्केटिंग में यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद साथ साथ हमने ये भी देखा था, जो भी कीवर्ड्स आप प्लान आउट कर रहे हो, सिर्फ कीवर्ड का लिस्ट आउट जरूरी नहीं है। कीवर्ड के लिस्ट आउट के साथ साथ हमें क्या करना रहेगा, उसके सर्च वॉल्यूम एंड कीवर्ड डिफिकल्टी हमें ऐड करनी रहेगी, ताकि हमें पता चलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर कीवर्ड अगर मैं मार्केटिंग में, पेड मार्केटिंग में मान लीजिए यूज कर रहा हूँ या एसईओ में यूज कर रहा हूँ, तो अगर उसका सर्च वॉल्यूम जीरो ही होगा तो जितनी भी एफर्ट डालोगे, सर्च वॉल्यूम इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड पर्टिकुलर रीजन में मंथली यूजर्स के द्वारा कितनी बार सर्च होता है, तो वो हमें मिलेगा गूगल कीवर्ड प्लानर से। तो ऐसे भी कीवर्ड पे वर्क मत करेगा कि जिसका सर्च वॉल्यूम जीरो है, राइट। तो यूजर्स के द्वारा सर्च ही नहीं होगा तो कितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटी कर लोगे, आपके कीवर्ड्स वहां पे अप नहीं आएंगे। तो आपको सर्च वॉल्यूम्स भी मैटर करता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड पर्टिकुलर कीवर्ड की डिफिकल्टी होती है कि जो 0 to 100 में मेजर होती है, कि भाई पर्टिकुलर जो कीवर्ड्स है वो गूगल के फर्स्ट पेज में लाने के लिए कितना आपको डिफिकल्टी, इनमें कितना कंपटीशन है, तो वो आपको सेमरस से कोई भी टूल से मिल जाएगा। तो अगर आपकी कीवर्ड की डिफिकल्टी, मान लीजिए कि कोई बंदा वर्क कर रहा है मार्केटिंग एसईओ कीवर्ड पे, तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी अगर देखोगे ना तो 80 to 100 के बीच में आएगी, क्योंकि एक तो ये सिंगल फेस कीवर्ड है, राइट।
एंड ज्यादा सर्च वॉल्यूम इसका है एंड उसका कंपटीशन भी ज्यादा है। तो आपको ऐसे भी कीवर्ड देखना रहेगा कि जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है ना लो हो। ऐसे हो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मार्केटिंग कर रहे हो तो आप ऐसे हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे मार्केटिंग करोगे तो 1-2 साल करोगे तब जाके आपको रिजल्ट आएगा, राइट। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि जिसका सर्च वॉल्यूम, पर्टिकुलर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है और कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, राइट। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उसकी लोएस्ट स्पीड कितनी है, गूगल पेड मार्केटिंग प्लान कर रहे हो तो, एंड हाई स्पीड कितनी, राइट। फिर ये जो कीवर्ड्स प्लान कर रहे थे उसमें आपको मैं अभी एक एक्सेल फाइल बना के दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। आपको उसके सर्च इंटेंट के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो भी आप बाइफरगेट कर रहे हो वो कीवर्ड के इंटेंट क्या, कीवर्ड यूजर्स के इंटेंट इन तीन में से हो सकते हैं जो ऑलरेडी हमने बात की थी कि भाई ट्रांजेक्शनल होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं या इंफॉर्मेशनल होते हैं, राइट। तो वो भी आपको वहां पे मेंशन करना रहेगा, वो किसी और के लिए नहीं है, आप ही के लिए, ताकि आपको पता चले कि पर्टिकुलर कीवर्ड्स है मुझे कहाँ पे यूटिलाइज करना है। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कल भी बात की थी कि कीवर्ड गैप एनालिसिस, आपको ये भी आइडेंटिफाई करना रहेगा कि आपके और आपके कॉम्पिटिटर के बीच में ऐसे कौन से कीवर्ड है जो कॉम्पिटिटर रैंक कर रहे हैं और आप रैंक नहीं कर रहे। तो आपको कीवर्ड गैप एनालिसिस भी पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक्सेल फाइल हम बनाते हैं, जैसे मैं अभी एक डेमो फाइल यहाँ पे बना रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे कि हम पहले तो यहाँ पे कीवर्ड का लिस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो मेरा कीवर्ड है कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मैं ये कीवर्ड को पहले तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे डालूंगा। देखो यहाँ पे भी मेरे को अलग अलग मिले, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्विस, कंपनी, कंपनी यूएस, ये 4 कीवर्ड मुझे मिल गए। चलो अभी मैं ये करता हूँ कि कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो पहले तो मैं ये कीवर्ड यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूंगा। कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और वेरिएशंस मुझे मिले थे, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंपनी, फिर मुझे मिला था सर्विस, फिर मुझे मिला था कंपनी यूएसए। ये मुझे 4 कीवर्ड मिले, राइट। फिर मैं क्या करूँगा, पहले तो पीपल ऑल्सो सर्च में जाके देख लूंगा कि भाई और कौन कौन से है। तो मैंने कवर कर लिए है। चलो एक हो गया है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ ये पहले कीवर्ड के लिए प्लान आउट किया हुआ था। ये अभी थोड़ा उसको साइड में रख देता हूँ। इसके रिलेटेड मुझे ये कीवर्ड मिले, फिर दूसरे ब्राउजर में आप क्या करोगे, यही कीवर्ड को वापस सर्च करोगे और उसमें देखोगे कि पीपल ऑल्सो सर्च में और कुछ मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, टॉप 10 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी मिल रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर सर्विस वेबसाइट नहीं है तो एक मिला टॉप 10 वर्ड के साथ मैं प्ले कर सकता हूँ। तो आप ऐसे कीवर्ड साइड में लगे टॉप 10 यूज कर सकते हैं, बेस्ट यूज कर सकते हैं, एजेंसी यूज कर सकते हैं वर्ड, राइट। फिर यूएसए के साथ प्ले कर सकते हैं।
फिर आप प्ले कर सकते हो, डेवलपमेंट के साथ प्ले कर सकते हो, सर्विस के साथ। ये आपके एडिशनली हो गए। ठीक है, आप इसको अभी भूल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे कीवर्ड्स मैंने इसमें प्लान आउट किए। ठीक है, तो ये एडिशनली ये कीवर्ड के साथ कहीं ना कहीं प्ले करेगा, तो आपको जो एड ऑन की फ्रेजेस है वो एक साइड पे ऐसे लिख देने का। फिर आप क्या करोगे कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को, पहली वेबसाइट है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ओपन करोगे। तो ये हो गया, मैंने ओपन की इस कस्टम डेवलपमेंट सर्विस, उसने यूज किया। तो हमारे है कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस। तो हमारे एक कीवर्ड वहां पे आ गए। फिर हम कंटेंट को पूरा देखेंगे कि भाई कौन कौन से अदर्स वेरिएशन वो यूज कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, कंटेंट को पूरा पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से अदर्स कीवर्ड्स को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक कीवर्ड मिला मुझे कि सॉल्यूशन वर्ड के साथ भी प्ले कर सकते, तो मैं यहाँ पे मेरी फाइल में एक और वर्ड भी ऐड कर दूंगा, यहाँ पे सॉल्यूशन, राइट। कंपनी आ गया, हमारा कीवर्ड ऑलरेडी था। सॉल्यूशन आ गया वो कीवर्ड, राइट। तो ये एक तरीका था कि जो कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वर्ड यूज कर सकते हैं हम, अगर किसी को डेवलपर की रिक्वायरमेंट रहती है तो, राइट। तो ये हमने एक कॉम्पिटिटर देखा, वैसे आपको दूसरे और भी चलो एक और कॉम्पिटिटर देख लेते हैं कि भाई सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री में कौन कौन से। सर्विसेज वर्ड आ गया, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम ले गए, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी हमारा कीवर्ड नहीं है, डेवलपमेंट सर्विस आ गया, कस्टमर्स आ गया, कस्टम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, ये हम यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज वर्ड प्ले कर सकते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने देख लिया कि भाई मेरे और कौन कौन से कस्टम के रिलेटेड में, ये तो मैंने सिर्फ दो तीन वेबसाइट देखी। ऐसी वेबसाइट देखोगे आपको और भी फ्रेजेस मिलेंगे। अब आपको क्या करना है कि ये फ्रेजेस के साथ आपके प्राइमरी कीवर्ड को मर्ज करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं ये जितने भी वर्ड है ना उसके साथ मेरे कीवर्ड को प्ले करूंगा। तो चलो मान लीजिए कि ये कीवर्ड के साथ मैं प्ले कर रहा हूँ, कि पहले मैं सर्विस के साथ प्ले कर रहा हूँ। तो मैं आएगा मेरा कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, फिर मैं आएगा मेरा कीवर्ड कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशंस, फिर आएगा मेरा कस्टम एप्लीकेशंस डेवलपमेंट, राइट। अब ये सारे कीवर्ड्स को मैं यूएसए वर्ड के साथ पहले प्ले करूंगा, प्राइमरी कीवर्ड। फिर आप यहाँ पे अदर्स कीवर्ड है तो वो आप कर रहे हो
यूएसए के साथ प्ले कर रहे हो, तो इसमें इसमें सब में आप ऐड कर दोगे यूएसए वर्ड। तो आपने प्ले कर लिया। तो आपके हो गए ये सारे यूएसए यूएसए रिलेटेड हो गए, राइट। स्पेस रह गया था। तो आपका ये यूएसए के साथ वर्ड हो गया, राइट। फिर आप प्ले करोगे, आपके अलग अलग वर्जन्स यहाँ पे बनते जा रहे हैं। अभी इसमें मैं टॉप 10 वर्ड के साथ प्ले करूंगा, राइट। तो टॉप 10 वर्ड मैं इसमें भी लगा सकता हूँ और इसमें भी लगा सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे और कॉन्कनेक्ट कर दूंगा कि मेरी ये यूआरएल, सॉरी पहला मेरा ये होना चाहिए, फिर मेरे ये होना चाहिए। तो आगे टॉप 10 कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूएसए, इसको मैं फिर वापस से आगे बेस के साथ ये सारा अभी मैंने। तो इस तरीके से आपको अलग अलग वर्जन्स यहाँ पे इसके बनाने पड़ेंगे। आप कॉन्केनेट करोगे तो आपको पहले ये कीवर्ड चाहिए, प्लस बाद में ये कीवर्ड चाहिए, तो आप करोगे तो आपका ये हो जाएगा। फिर आपको करना रहेगा कंट्रोल डी, कंट्रोल सी, ऑल्टर ई एस वी वैल्यू में, तो आपके सारे कीवर्ड्स आ गए टॉप 10 के साथ। अभी आपको टॉप 10 की जगह पे बेस लगाना, तो इस तरीके से आप पूरा कीवर्ड का वर्जन्स बना पाओगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि आपको पहले प्राइमरी कीवर्ड के साथ और कौन कौन से वेरिएशंस आपके जा सकते हैं, आपको लिस्ट डाउन करना है। फिर जो भी आप कीवर्ड्स बना रहे हो उसमें ये आपके प्राइमरी हो गए। फिर इसमें आपने यूएसए ऐड किया, यूएसए के साथ आपने टॉप 10 ऐड किया। अभी मैं टॉप 10 की जगह पे बेस्ट यूज कर सकता हूँ। फिर ये पूरा कीवर्ड का सेट लेके पीछे एजेंसी भी यूज कर सकता हूँ कि टॉप 10 कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस इन यूएसए। अभी आपके ऊपर है कि आप प्राइमरी कीवर्ड को ये जो आपने फ्रेजेस बनाए उसको किस तरीके से प्ले कर सकते हो। तो दिस आर द वन वे कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर आप क्या करोगे कि यही कीवर्ड्स को, अभी ये जितने भी कीवर्ड्स ऐसे वेरिएशन बन रहे हैं ना, इस तरीके से करोगे तो आपके पास मिनिमम 100-200 तो कीवर्ड के वेरिएशंस बन जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि ये कीवर्ड्स को मैंने पूरा बना लिया है, हो सकता है कि अभी रिपीटिव कीवर्ड है, थोड़ा इग्नोर करेगा अभी। अभी जितने भी अब वेरिएशन बने ना यहाँ पे सारे वेरिएशन डाल दो। अब इसमें से जो भी डुप्लीकेट है वो रिमूव कर दो, तो आपके पास कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे जो यूनिक कीवर्ड्स होंगे, डुप्लीकेट। फिर आपको क्या करना है, ये कीवर्ड के साथ यहाँ पे उसका सर्च वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करनी है और उसका इंटेंट आइडेंटिफाई करना है, राइट। और साथ साथ आपको यहाँ पे इस तरीके से भी करोगे कि भाई ये 3 फेज वाले मेरे इतने कीवर्ड है उसको अलग से कर दो, कि मान लीजिए कि ये मेरे 3 फेज वाले जितने भी कीवर्ड है उसको मैं साथ में कर देता हूँ। 4 फेज वाले, ये 4 फेज वाले है तो उसको मैं थोड़ा अलग पहले कर देता हूँ। ये 3 फेज वाला मेरा कीवर्ड हो गया,
ये हो गए मेरे 5 और 6 पेज, तो इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। ये हो गया मेरा 4 फेज, तो 4 फेज को 4 पेज के साथ इसे ला दूंगा। तो इस तरीके से आपको पहले कीवर्ड का ग्रुपिंग कर दीजिए, ताकि आपको पता अब चले कि आपके पास 3 फेज वाले कितने कीवर्ड है एंड 4 फेज वाले कितने कीवर्ड है। फिर हर एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी और इसका इंटेंट क्या है आपको मैन्युअली ये मिल जाएगा आपको गूगल कीवर्ड प्लानर से। ये मिल जाएगा आपको कोई भी सेमरस से, कोई भी टूल से, राइट। ये दोनों चीजें टूल से, अभी टूल से अगर देख लेते हैं टूल से। अब यहाँ पे आप दो तरीके से कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। एक तो आप अपनी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट डाल दोगे ना, तो आपको वो उसका पूरा डेटा दे देगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटर है हमारा, ये हमारा कॉम्पिटिटर है, उसकी मैं ये यूआरएल डाल दूंगा। आपके पास आपका कॉम्पिटिटर का लिस्ट भी होगा, तो आप यहाँ पे उसकी यूआरएल डाल दीजिए। और ये याद रखिएगा कि कौन से रीजन के लिए आपको कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, अभी मैंने डाली हुई है, हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को डाली हुई है जो मैंने आइडेंटिफाई किया था। अब यहाँ पे ये जो कॉम्पिटिटर्स का पूरा डेटा यहाँ पे देखेगा कि ये कॉम्पिटिटर्स की अभी विजिबिलिटी कितनी है, ठीक है, और इसको कितना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, उसके ऑर्गेनिकली कितने कीवर्ड्स गूगल में रैंक कर रहे हैं। मतलब ये जो कीवर्ड्स बना रहे थे हम, उसमें से उसने भी अपने कीवर्ड्स बनाए होंगे, उसमें से कितने कीवर्ड्स उसके गूगल के में रैंक कर रहे हैं। तो उसके 18,000 अराउंड कीवर्ड्स है जो ऑर्गेनिकली गूगल में रैंक कर रहे हैं, 91 कीवर्ड्स है जो पेड मार्केटिंग से रैंक कर रहे हैं। एंड उसको रेफरिंग डोमेन, मतलब उसको जितने डोमेन से बैकलिंक मिल रही है, कितने डोमेन उसको रिफर कर रहे हैं, वो है 4.8। इट मीन्स कि उसने कि काफी सारी जगह पे अपने कंटेंट को सर्कुलेट किया हो। जैसे फेसबुक में कंटेंट पोस्ट करते तो फेसबुक में कंटेंट सर्कुलेट किया, वैसे ऐसे काफी सारी बेकलिंग एक्टिविटीज एसईओ में की होगी। उसमें से 5,000 साइट जितनी है जो उसको वापिस रेफर बैक करते हैं, मतलब उसको बैकलिंक मिल रही है, राइट। तो आपको क्या करना है कि इसके जो भी कीवर्ड्स है उस पे आपको चले जाना है। आपको कंप्यूटर के वहां पे कीवर्ड्स करोगे तो भी आइडिया मिलेगा, या तो ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कीवर्ड ओवरव्यू। यहाँ पे आप कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो भी आपको पर्टिकुलर, तब आपको एक एक कीवर्ड का डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू करके दूसरे में ओपन करता हूँ, और मैंने मेरा प्राइमरी कीवर्ड क्या था, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक है, और किस सिटीज के लिए चाहे वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा।
यहाँ पे सर्च कर दूंगा तो मुझे वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स का मिल जाएगा कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है यूएस में, ग्लोबली वो कितना सर्च हो रहा है, उसका इंटेंट क्या है, पेड मार्केटिंग के लिए कितना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर आपको इसके जो भी आपको वर्जन्स मिल रहे हैं, आपको जो जितने भी कीवर्ड्स से यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये आपको फ्री ट्रायल में कुछ कीवर्ड्स अलाउ करेंगे, तो जितने भी कीवर्ड्स आप यहाँ से देखो, ये जो मैंने बनाया हुआ था ना, बाय कंपनी, बाय सर्विस, बाय सॉल्यूशन, बाय एप्लीकेशन बेस्ड एजेंसी ऑफ इंडस्ट्री, उस उस सारे कीवर्ड्स आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपनी एक्सेल में पहले डाल दीजिए, ताकि आपको पता चले कि भाई इतने कीवर्ड से फिर इसमें आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये कीवर्ड का डेटा एक्सपोर्ट कर ले, इसलिए 100 200 तो बहुत कम है, थाउजेंड्स में कीवर्ड्स मिलेंगे। बस एक बार ये आपने कीवर्ड की गेम कर ली, फिर आपके लिए कंटेंट मार्केटिंग पूरा इजी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये 10 कीवर्ड है तो मैं वेबसाइट में प्ले करूंगा, ये बाकी के 10 कीवर्ड्स है तो मैं मार्केटिंग के ब्लॉग लिखूंगा उसमें यूज करूंगा, और कीवर्ड्स है जो मैं बुक मार्किंग में यूज करूंगा, ताकि आप जितने भी पॉसिबल्स वे है सब कीवर्ड्स पे अपना मार्केटिंग कर रहे हो। राइट, समझ में आ गया किस तरीके से आपको पूरा कीवर्ड प्लान आउट करना है। क्लियर हो गए यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। आज बनाएंगे कि कंटेंट क्रिएशन जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से, कीवर्ड हो गया, अब कंटेंट को किस तरीके से हम बनाएंगे। राइट, तो हर एक क्रिएशन मतलब ब्लॉग के लिए हर एक स्ट्रेटेजी होती है, सोशल मीडिया के लिए अलग होती है, वीडियो से पोस्ट का ले, तो देयर आर 7 स्टेप्स टू क्रिएट इफेक्टिव एंड कंसिस्टेंट। 7 स्टेप्स की पूरी प्रोसेस होती है, हर किसी की अलग अलग होती है, मैं जो फॉलो कर रहा हूँ है, ताकि आप अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सके एंड अच्छे से आपको रिजल्ट मिल सके। तो किस तरीके से प्लान आउट करने हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले है कि कंटेंट कौन से टॉपिक पे लिखना है, कौन से आइडियाज पे लिखना है, तो ऑलवेज रिसर्च आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, एनालिसिस आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके आप पूरा कंटेंट, आपको पता है कीवर्ड तो मिल गया लेकिन एक कीवर्ड पे मैं क्या ब्लॉग लिखूं, क्या आर्टिकल लिखूं, तो वो भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई मार्केट में अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, मेरे कस्टमर के पेन पॉइंट क्या है, उसके बेसिस पे मैं पूरा कंटेंट लिखूंगा, और जो जितने कीवर्ड्स है उसमें से देखूंगा कि ये कीवर्ड वहां पे कंटेंट में कहीं ना कहीं फिट हो रहे हैं, और वो कीवर्ड पे फिर मैं अपनी बैकलिंक जनरेट करूंगा। तो रिसर्च के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि नो योर
ऑडियंस। इट मीन्स कि आपके कस्टमर्स के प्रॉब्लम क्या है, वो क्या फेस कर रहे हैं, एंड वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बारे में, मतलब इट मीन्स कि आप कस्टमर के जो पेन पॉइंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से प्रॉब्लम्स इस वो फेस कर रहे हैं, एंड वो क्या सॉल्यूशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी सर्विस से। वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? या तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी आइडेंटिफाई करो कि वो किस तरीके से ब्लॉग लिख रहे हैं, या तो भाई जो भी ट्रेंड्स में चल रहे हैं आप यूज कर सकते हैं गूगल ट्रेंड्स या सोशल मीडिया कोई फोरम को ले सकते हो कि जहाँ पे आपको अपकमिंग ट्रेंड्स और सॉल्यूशंस के बारे में पता चले। सबसे मेन आप कोरा से भी ले सकते, कोरा में देख सकते हो, आपके कीवर्ड डालो कोरा के सर्च में, देखो कि वो कीवर्ड के रिलेटेड लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम पूछ रहे, फिर आप वो प्रॉब्लम को अपने ब्लॉग में कन्वर्ट करो, राइट। फिर कीवर्ड रिसर्च करो कि भाई लोग क्या, कौन सी किस तरीके की क्वेरी सर्च कर रहे हैं, एंड किस, क्योंकि पेन पॉइंट मिल जाएगा, पेन पॉइंट के रिलेटेड वो क्वेरीज कौन सी सर्च कर रहे हैं, राइट। एंड फिर ब्रेनस्टॉर्म करो, एआई टूल्स की यूज लो। एआई टूल्स का यूज सिर्फ आइडियाज लेने के लिए करना, पूरा कंटेंट के लिए मत करना। कि एआई को अब इस तरीके से बताओ कि भाई मेरे कस्टम मुझे मेरे मुझे एक वेबसाइट का ब्लॉग लिखना है, वो वेबसाइट के ब्लॉग में मेरे ये कीवर्ड रहेंगे और मेरे कस्टमर के ये पेन पॉइंट रहेंगे, आप मुझे एक आउटलाइन जनरेट करके दो कि मेरा ब्लॉग किस तरीके से होना चाहिए, राइट। फिर आपको एआई टूल है, वो कोई आउटलाइन सजेस्ट करेगा, एंड फिर आप उसके ऊपर कंटेंट लिखना स्टार्ट करोगे, राइट। अगर आप फ्रीलांस हो तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स और बेस्ट टूल फॉर द प्रोडक्टिविटी। आप इस तरीके से ब्लॉग लिख सकते हो ताकि आप और अपने जैसे लोगों को टारगेट कर सको। क्लियर? क्लियर है? फिर एक बार आपने आइडियाज ले लिया, फिर नेक्स्ट स्टेज आपके रहेगा कि भाई आपको कंटेंट का पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। कि भाई मैंने आइडियाज ले ली कि भाई मेरे इस तरीके के कंटेंट है, कस्टमर के पेन पॉइंट है, ये सॉल्यूशंस में दे सकता है। फिर आपको उसका कंटेंट का प्लानिंग करना पड़ेगा कि भाई मुझे ये कंटेंट को, पेन पॉइंट को किस फॉर्मेट में और कौन से प्लेटफॉर्म पे तो मार्केटिंग करना है। जैसे एसईओ करना है तो ब्लॉग के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यही इसी प्रॉब्लम्स को मैं रील्स के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं यूट्यूब या पॉडकास्ट के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि भाई आपके कंटेंट को किस वे में आपको प्ले करना है, यूजर्स को किस वे में, किस प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हो तो रील्स के फॉर्मेट में जाने दो, ये एसईओ है तो ब्लॉग के फॉर्मेट में जाने दो, लिंक्डइन है या तो यूट्यूब कर रहे हो तो वीडियो और पॉडकास्ट के फॉर्म में आप अपने कंटेंट को सर्कुलेट करो, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेज है कि आपको ये भी ध्यान रखना कि भाई ये जो पेन पॉइंट है वो कौन से स्टेज में आप टॉपिक लिख रहे हो, अवेयरनेस कर रहे हो, एंगेजमेंट कर रहे हो या कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो उस फॉर्मेट में फिर आपको पूरा करना है। अगर अवेयरनेस स्टेज में यही पेन पॉइंट के लिए जा रहे हो तो आपको टिप्स एंड गाइड्स के रूप में जाने देना है। एंगेजमेंट करना है तो आप पोल्स एंड स्टोरीज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। सारी चीजें आपको एआई हेल्प कर देगा, आपको सिर्फ एआई को आइडियाज देना है कि मुझे अब ये मेरे कस्टमर का पेन पॉइंट है, उसको मुझे ब्लॉग फॉर्मेट में करना है, ये मेरे कीवर्ड्स है, वो आपको मुझे आउटलाइन लेके दो, आउटलाइन लेके देगा, एंड फिर वो एक कंटेंट ड्राफ्ट करके देगा। उसमें हमें ह्यूमन टच देना रहेगा, या तो आपको अगर कंटेंट राइटिंग आती है तो आप कर सकते हो, या तो आप किसी कंटेंट राइटर की हेल्प कर सकते हो, ताकि वो पूरा एआई जनरेटेड कंटेंट ना लगे, राइट। देन फिर आपको क्या करना रहेगा, आपको एक कंटेंट कैलेंडर बनाना पड़ेगा, ताकि आप कंसिस्टेंसी हर जगह पे रख सको कि भाई आपके कोई कंटेंट है वो मिस ना हो, इन टर्म्स ऑफ कि आपको अगर रेपुटेशन बढ़ानी है तो आपको तो फ्रिक्वेंटली कंटेंट प्लान करना रहेगा, तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, राइट।
फिर नेक्स्ट स्टेज है, पहला स्टेज है रिसर्च करो। फिर उसके बाद कंटेंट का पूरा प्लानिंग करके हम कैलेंडर बनाए। उसके बाद हम कंटेंट प्रोडक्शन करें कि भाई हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये टॉपिक है, और फिर प्लान कर लिया कि भाई ये टॉपिक है वो मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना है, लिंक्डइन पे भेजना है, एसईओ करना है, यहाँ पे रील्स में जाने देना है, यहाँ पे ब्लॉग में और पोस्ट में जाने देना है, यहाँ पे ब्लॉग में जाने देना है, आर्टिकल, ये मैंने पूरा आइडेंटिफाई। अब उसका करेंगे हम प्रोडक्शन, मतलब बनाएंगे किस तरीके से करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि भाई आप एआई का यूज कर सकते हो, ए, आप पूरा उसको आउटलाइन कर सकते हो कि भाई कीवर्ड्स के साथ मुझे इस तरीके का आउटलाइन करके दो, तो करके देगा। क्लैरिटी पूरा। देखिए भाई, यूजर्स के इंटेंट को मेरा कंटेंट एआई ने बना के दिया है, लेकिन हर बार एआई सही नहीं होता, हमें भी पढ़ना पड़ेगा एज ए कस्टमर कि क्या ये लोग पढ़ने के बाद मेरा इंटेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं, मेरे पेन पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। तो आपको पूरा देखना पड़ेगा कि भाई जो मैसेज आप पास ऑन करना चाह रहे हो वो इजी टू अंडरस्टैंड है कि नहीं है। तो उसके लिए आप हेडिंग्स, बुलेट्स पॉइंट्स, विजुअल चीजों के साथ प्ले करोगे ताकि आपका कंटेंट थोड़ा ज्यादा एंगेजिंग लगे। सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट लिखोगे ब्लॉग तो कोई नहीं पढ़ेगा, बीच बीच में कोई कोई इमेज आ रही है, उसके लिए इंफोग्राफिक्स आ रही है, तो यूजर्स का टाइम स्टे होगा और कहीं ना कहीं आपके चांसेस है कि ट्रैफिक जनरेट हो। क्लियर। एंड फिर साथ साथ आपको वो कंटेंट कर रहे हो उसको एसईओ ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स जो भी है, हेडलाइन से लेके सारी चीजों में सब जगह सही है कि नहीं, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। क्लियर। उसके बाद आता है पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बना लिया, अब हम पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट के लिए कहाँ कहाँ करना है वो तो हमने पहले प्लान कर लिया। फिर हमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि भाई ब्लॉग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कौन सी प्लेटफॉर्म पे हमें करना है, वो हम डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर देंगे। स्केड्यूल कर देना है। एंड मेक श्योर करना कि अगर आप ये पेन पॉइंट के लिए ब्लॉग में जा रहे हो, यूट्यूब में जा रहे हो, तो उसको सेम वीक में या सेम डे में सर्कुलेट करना है। ऐसा ना हो कि ये प्लेन पेन पॉइंट के लिए आपने ब्लॉग आज लिखा, फिर उसकी रील आप 2 वीक बाद जा रहे हो यूट्यूब पे, तो कोई कनेक्शन नहीं। क्योंकि एक ब्लॉग का मार्केटिंग करने के लिए हम कम से कम 5 से 6 दिन मार्केटिंग करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग फॉर्म ऑफ मेथड में, ताकि एक सब जगह से हम यूजर्स को टारगेट कर सके। तो जब भी कोई भी कंटेंट पब्लिश करो, मेक श्योर करना कि वो प्रॉपरली स्केड्यूल हो, ताकि चीजें सिमिलरली सर्कुलेट हर एक प्लेटफॉर्म पे सेम टाइम पे हो। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि भाई एक ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, फिर आप उसको लिंक्डइन में जाने दो, इंस्टाग्राम में कैरोसेल में जाने दो, ट्विटर के थ्रेड में जाने दो, एक ही ब्लॉग पोस्ट को अलग अलग फॉर्मेट में जाने दो, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। राइट। क्लियर। फिर आता है हमने पोस्ट कर दिया है। काफी सारे लोग होता है कि भाई मैंने तो सोशल मीडिया पे इतनी पोस्ट हर रोज कर रहा हूँ, इतना कैलेंडर कर रहा हूँ, इतने टॉपिक अच्छे अच्छे लिख रहा हूँ, लेकिन सिर्फ पोस्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका हमें करना पड़ेगा प्रमोशन। प्रमोशंस 2 वे में करते हैं, एक करते हैं ऑर्गेनिकली और एक करते हैं पेड थ्रू। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हम पेड मार्केटिंग में बूस्ट का यूज कर सकते हैं, या तो फिर कैंपेन रन कर सकते हैं। राइट। और ऑर्गेनिकली मतलब कि हम पेड मार्केटिंग नहीं कर रहे, तो हम हमारे कंटेंट को ऑर्गेनिकली, इट मीन्स कि हम राइट ऑडियंस तक हमें पहुंचाना रहेगा, ताकि हमारा एंगेजमेंट बढ़ सके। तो
कंटेंट को प्रमोट किस तरीके से करना है। पेड मार्केटिंग का तो पता है कि बूस्ट कर लो, कैंपेन रन करो, ट्रैफिक जनरेट करो। बट अगर आप ऑर्गेनिकली करना चाहते हो तो आपको रिलेवेंट ग्रुप्स है, कम्युनिटीज है, फोरम्स है, वहां पे आपके कंटेंट को आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा। मतलब कि कोई फेसबुक का ग्रुप आपने देख मिल गया आपको भाई जो मेरे सर्विस के रिलेवेंट है, तो वहां पे जो ब्लॉग मैंने पब्लिश किया है वो ब्लॉग की यूआरएल वहां पे फेसबुक में डाल दूंगा पर्टिकुलर ग्रुप में, और वहां पे कुछ कैप्शंस लिख दूंगा जो ब्लॉग के रिलेवेंट हो गए, ताकि यूजर्स को पढ़े और रिलेवेंट लगे तो वहां से मेरे तक पहुंचे। वैसे लिंक्डइन में कम्युनिटीज होती है, ऐसी फोरम्स की साइट होती है जहाँ पे आप अपने कंटेंट को सर्कुलेट कर सकते हो और ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। क्योंकि ये ऑर्गेनिक, हम पेड मार्केटिंग नहीं कर रहे, तो हमें ही खुद फाइंड करना पड़ेगा कि हमारे कस्टमर कहाँ मिलेंगे। तो ये कम्युनिटीज ग्रुप सारी जगह है, वहां पे आपको मैन्युअली सबमिशन करना पड़ेगा। क्लियर। फिर हमें राइट हैशटैग का यूज करना पड़ेगा ताकि हम हमारे जो भी पोस्ट है वो सही लोगों तक पहुंचा सके। जो ट्रेंड्स है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कभी कौन से ट्रेंड्स चल रहे, पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कौन कौन से हैशटैग है। तो हैशटैग फाइंडर करके साइट है, या गूगल में करोगे तो आपको हैशटैग फाइंडर में कि आपको कीवर्ड डालना रहेगा या तो ब्लॉग का टॉपिक डालना रहेगा, रिलेवेंट जितने भी हैशटैग है ट्रेंडिंग में वो आपको दिखे, तो सारे आपको यूज करने रहेंगे। राइट। फिर ऑर्गेनिकली कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा कोलाबरेट, कि भाई आप किसी के साथ कोलाबरेशन करोगे तो जल्दी, अगर रील्स है तो आप रील्स में भी कोलाबरेशन का ऑप्शन आता है। वैसे भी ऑर्गेनिक कर रहे हो तो आपको पॉडकास्ट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रमोशंस, मतलब मैं आपका करूँ आप मेरा करो, उस तरीके से आप कोलाबरेट एक दूसरे के साथ कर सकते हो। एसीओ की बात करें तो गेस्ट पोस्ट की साइट होती है, ऐसी कितनी सारी साइट होती है जो हमें अलाउ करती है उसके प्लेटफॉर्म पे जाके फ्री में हमारा कंटेंट सबमिट करने की। राइट। तो वैसी चीजें गेस्ट पोस्ट की साइट होती है जहाँ पे तो रिलेवेंट साइट्स होती है मेरी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक, तो वहाँ पे जाके आप अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। राइट। फिर ध्यान रखिएगा कि अगर ऑर्गेनिकली बढ़ाना है पेड मार्केटिंग तो रिप्लाई टू कमेंट, आंसर एवरी क्वेश्चन, ताकि आपका एक अच्छा सा रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ बिल्डअप हो। अगर ये सारी चीजों में आप टू वे मार्केट नहीं करोगे तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आ जाएगा। इससे अच्छा है ये हमारे पास चांस है तो हम अच्छे से कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सके, कि हमें सिर्फ प्रमोशन नहीं करना है, हमें कस्टमर का ट्रस्ट भी जीतना है। राइट। क्लियर है यहाँ तक। एंड सबसे लास्ट फिर आएगा कि हम जितना भी सर्कुलेट कर रहे हैं हमें ऑलवेज एनालिसिस करना पड़ेगा, ताकि हम आगे के लिए इम्प्रूवमेंट हमें क्या क्या करने हैं वो हमें पता चले। लाइक तो हमें जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस ट्रैक करना पड़ेगा, चाहे एनालिटिक्स से करो या जो भी अब टूल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे सबके एनालिसिस होते हैं, वहां पे आपको सबकी इनसाइट्स देखती रहनी पड़ेगी ताकि आप और अच्छे से अपना मार्केटिंग कर सको। क्या क्या मैट्रिक्स चेक करनी रहेगी। तो ऑलरेडी हमने सोशल मीडिया में एनालिटिक में बात करने के, सोशल मीडिया की बात जा रहे हो, टाइप ऑफ कंटेंट है जैसे कि टेक्स्ट से ब्लॉग पोस्ट है, तो इस तरीके का कुछ आप अपने विथ विजुअल इमेज के साथ
प्ले आउट कर सकते हो ताकि यूजर्स एंगेज हो ज्यादा से ज्यादा एंड आप उसका अटेंशन ग्रैब कर सको। इन्फोग्राफिक प्ले कर रहे हो तो अच्छे से इन्फोग्राफिक इमेज बनाओ, जाके आपकी जो भी विजुअल चीजें जो आप दिखाना चाह रहे हो वो अच्छे से यूजर्स का अटेंशन ग्रैब कर सके। आप मीम्स पोस्ट कर सकते हो, कुछ प्रेजेंटेशन या कुछ क्वेश्चनरीज शेयर कर सकते हो विद द फॉर्म ऑफ इन्फोग्राफिक और इमेज में। क्लियर? पॉडकास्ट आपने काफी सारे पॉडकास्ट देखे भी होंगे, ऑडियो और वीडियो पॉडकास्ट। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपका जितना अच्छा होगा उतना, और जो चीजें आप यहाँ पे लिख रहे हो टाइटल में वही यूजर का अटेंशन ग्रैब करेगा। यूजर डिसाइड करेगा कि मुझे ये वीडियो देखना है कि नहीं देखना। तो मेक श्योर करना कि जो भी है रिलेवेंसी आप मेंटेन रखो। आप क्विज पोल सर्विस के भी थ्रू मार्केटिंग कर सकते हो। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्योंकि ज्यादातर लोग स्टॉक इमेज है, अगर आपके पास दो वीडियोस आ रहे हैं, एक है पूरा स्टॉक इमेज से लेके वीडियो बना है, एक है रियल फेस ह्यूमंस का कैरेक्टर लेके वीडियो बना है, तो यूजर्स कहाँ एंगेज करेंगे? ह्यूमन पे, क्योंकि वो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है कि भाई मैं मेरे कस्टमर के कोई रिव्यू दिखा रहा हूँ तो मैं ऐसे डायरेक्टली टेक्स्ट में जाने दे रहा हूँ कि मेरे कस्टमर ने मेरे ये बारे में बोला। इससे अच्छा आप मेरे कस्टमर और आपको वही रिव्यू आप विजुअली बोल रहे हो, सामने सामने ह्यूमन फेस पे बोल रहे हो, तो कस्टमर का मेरा एंगेजमेंट पर्टिकुलरली जाएगा कि भाई हाँ एक रियल फेस है जो ये कंपनी के बारे में सर्विस के बारे में बात कर रहा है। तो दिस इज आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो उसके कोर एलिमेंट्स होते हैं। वेरी फर्स्ट होता है कैरेक्टर। आपको हमेशा कस्टमर सेंट्रिक बात करनी पड़ेगी, नोट के भाई आपको आपके ब्रांड स्पेसिफिक बात करनी पड़ेगी। तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, मैं इन्हें आपको कस्टमर के भी आप कि भाई आपको क्या ये तरीके के प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, तो यस देयर आर सेवरल कंपनीज या हमारी कंपनी है जो आपको ये सॉल्यूशन देंगे, आपका रेवेन्यू इतना बढ़ सकता है। कस्टमर सेंट्रिक आपको हमेशा बात करनी पड़ेगी। उसके जो भी प्रॉब्लम्स है चैलेंजेस है जो कस्टमर फेस कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करके बात करनी पड़ेगी। एंड फिर आपको उसका रिजोल्यूशन, सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना जरूरी नहीं है, उसके रिजोल्यूशन भी कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, तो आपको उसके रिजोल्यूशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। टू मेक योर ऑडियंस, कस्टमर को ऐसा फील होना चाहिए कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में ही बात कर। जब वो कोई वीडियोस देख रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो उसको इतना पर्सनली कनेक्ट हो जाना चाहिए कि नहीं ये एक्चुअली मेरे प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, तो उसके ये सॉल्यूशन ये कंपनी दे रही है। तो जब तक उसको ऐसा नहीं लगे ना कि भाई ये मेरे बारे में बात कर रही है, मेरे प्रॉब्लम, तब तक कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा। जस्ट एंगेजमेंट पर्पज से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ आप सर्विसेज प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि नहीं, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए कि इसी के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो, इसका ये सॉल्यूशन ये दे, तब जाके कस्टमर आपको कुछ रेवेन्यू लाके दे सकता है। तो ऑलवेज ध्यान रखने का कि आपकी जो भी कंटेंट है कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, आपके ब्रांड सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। उसके प्रॉब्लम्स चैलेंजेस के बारे में आप बात करो, देन उसके सॉल्यूशंस के बारे में आप बात करो, तो वो आपसे एंगेज होगा। द क्राफ्टिंग द इररेजिस्टेबल हुक कंटेंट, किस तरीके से कर सकते हैं कि भाई आपकी जो भी ओपनिंग लाइन है या एलिमेंट ऑफ योर आपके कंटेंट है, जो वीडियो का कंटेंट है, वो अटेंशन ग्रेबिंग होना चाहिए। अगर वो अगर आप वीडियो है स्टार्टिंग के आपकी ब्लैंक स्क्रीन आ रही है तो यूजर्स को पता ही नहीं, वो तो ऐसे स्क्रॉल कर देगा। अगर वहां पे कुछ एंगेजिंग आपने टेक्स्ट लिख के कुछ एलिमेंट के साथ प्ले किया है, या आपकी हेडलाइन से आपने जो ओपनिंग लाइन्स है, जो पैराग्राफ की पहली दो लाइन है, वो अच्छा इस तरीके से आपने प्ले किया है कि जो यूजर्स को अटेंशन को ग्रैब करे, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करे, तो वो आपको अच्छा कंटेंट दे सकता है। आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें बोल बोल रहे होते हैं कि भाई
टॉप 10 टेक्स है, लास्ट वाली तो अमेजिंग है, लास्ट तक जरूर देखना। तो आप एक्साइटमेंट करते हो लास्ट में क्या होगा, समथिंग लाइक दैट आप अपने वीडियो के साथ प्ले कर सकते हो। वो तो एंगेजमेंट पर्पज के लिए था, बट आप अपने बात कर रहे हो तो आप अपनी ओपनिंग पैराग्राफ इस तरीके से लिख सकते हो। अगर मैं एक हेल्थ एंड कंट्री में CRM सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि क्या आपको आपका मैन पावर 2x बढ़ाना है तो आप ये ब्लॉग पढ़े। तो मैंने ओपनिंग लाइन है वो अटेंशन ग्रैब कर, यूजर मजबूर हो जाएगा कि हाँ चलो इसमें कुछ मेरे रेवेन्यू के अच्छे के लिए बात की तो मैं आगे पढ़ू। तो ओपनिंग लाइंस और एलिमेंट ऑफ योर कंटेंट है जो अटेंशन ग्रैबिंग ग्रैब करना चाहे ताकि पर्सन आगे जाके कन्विंस हो, रीड वॉच और जो भी चीजें आप एक्शन प्ले करवाना चाहते हो। द एग्जाम्पल ऑफ हुक कंटेंट, अच्छा कंटेंट के लिए आस्क थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो या तो यूजर से, या तो कुछ स्टेटिस्टिक्स शेयर करो, या तो आप कुछ शॉर्ट स्टोरी या समराइज चीजें दो कि भाई ये चीजें समराइज ये आर्टिकल का है तो आप इन डिटेल चाहे तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट्स के जो ओपनिंग्स लाइन है वो प्ले कर सकते हो। ऑलवेज आपको ही पता होगा कि आपके कस्टमर के पेन पॉइंट क्या है, कस्टमर के क्या सॉल्यूशन है, उसके बेस पे अगर वो आगे की एक्सरसाइज आपने प्लान आउट कर ली तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। क्लियर? नाउ द रोल ऑफ एआई इन द कॉपी राइटिंग, कि भाई एआई का हम क्यों यूज कर रहे हैं, एआई पे डिपेंडिंग नहीं कर रहना चाहिए। एआई से हम लोग आइडियाज लेते हैं सिर्फ आइडियाज जनरेट करने के लिए, आउटलाइन के लिए, बाकी कंटेंट हम खुद लिखे तो ही बेहतर रहेगा, राइट? तो यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जितने भी है वो हमें असिस्ट करता है इन द राइटिंग गुड कंटेंट। हमें वो एक आउटलाइन जनरेट करके देता है तो हमें इजी हो जाता है कि भाई हमें क्या क्या चीजें हमारी वेबसाइट में कंसिडर करनी है। सब लोगों का मानना है होता है कि भाई ये आ गया तो ह्यूमंस की जो भी चीजें जो वो खतरे में, ऐसा नहीं है, ये जस्ट फॉर द आइडियाज के लिए है ताकि आपका काम और अच्छे से कर सके हम। तो उसके लिए हम यूज करते हैं चैट जीपीटी है, जेमिनी है, वैसे कई सारे मार्केटिंग टूल्स है जो हम यूज करते हैं जस्ट टू क्रिएट आइडियाज। हमें क्या करना है कि आई वांट माय कंपनी इज रिलेटेड टू सो एंड सो एंड आई एम क्रिएटिंग न्यू वेबसाइट फॉर द एंड प्लीज हेल्प मी टू ड्राफ्ट पर्टिकुलर कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पेज एंड इसमें ये चीजें कीवर्ड इंक्लूडेड होना चाहिए। मेरे कस्टमर के ये पेन पॉइंट हेल्प मी टू राइट ब्लॉग और वेब पेज, तो पूरे एक आउटलाइन देगा। फिर हम हमने जो कीवर्ड्स है वो देखेंगे कि भाई ये कीवर्ड्स को प्लेस करके मुझे आउटलाइन दो। फिर कंटेंट प्लान करके देगा, फिर हम देखेंगे कि भाई क्या ये हमारा रहेगा आपको एज ए
जनरेटेड कंटेंट होगा तो वो रैंक करने में आपको डिफिकल्टी होगी। तो जितना हो सके उतना ऐसे सिर्फ हेल्प लीजिए आउटलाइन करने में, गाइडेंस लेने में कि वो मेरे ये पेन पॉइंट है, कस्टमर के और क्या क्या पेन पॉइंट हो सकती है, इंडस्ट्री में कस्टमर और क्या क्या फेस कर सकता है। तो वैसे आइडियाज के लिए लिखे, फिर आप धीरे धीरे कॉम्पिटिटर को देख के हर एक जगह से थोड़ा थोड़ा कंटेंट उठा के फिर एक अपना कंटेंट बनाए कि ताकि वो जेन्युइन कंटेंट लगे, राइट। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई। नाउ हम बात करेंगे कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिपर्पजिंग, मतलब हमारे कंटेंट को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक ही कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे किस तरीके। तो डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर हैं। या तो हम हमारे कंटेंट पे अपनी ही वेबसाइट पे, ब्लॉग पे, हमारी कोई भी चैनल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वहां पे हम सर्कुलेट करें, तो दैट इज कॉल्ड ऑन चैनल, कि हमारी जो भी खुद की वेबसाइट है, ब्लॉग है, ईमेल है, वहां पे हम सर्कुलेट करें। दूसरी चीज होती है कि अन चैनल, जैसे सोशल मीडिया है, रिव्यूज वाली साइट है, वहां पे हम हमारी कंटेंट को सर्कुलेट करें। लास्टली इज द पेड मार्केटिंग, जो एड के थ्रू हमारे कंटेंट को प्रमोशन करें, राइट। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। एसईओ में अगर कर रहे हैं तो बैकलिंक्स और सारी चीजें किस तरीके से बनानी है, सोशल मीडिया में किस तरीके से कम्युनिटीज और सारी करना है, पेड मार्केटिंग चैनल का आपको किस तरीके से करना है, क्लियर है वहां पे। रीपर्पजिंग, तो ये जब हम कल कंटेंट प्लान करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट को, एक ही कंटेंट को अलग अलग फॉर्मेट में किस तरीके से करना है। रिपर्पजिंग मतलब कि भाई टेकिंग अ सिंगल पीस ऑफ कंटेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द मल्टीपल फॉर्मेट, क्योंकि हमारे पास हर बार नए आइडिया हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे एक ही प्रोडक्ट है, कस्टमर का एक ही पेन पॉइंट होने वाला है मान लीजिए, तो हर बार मैं नए पेन पॉइंट कहाँ से लाऊं, हर बार मैं चीजें क्या, तो मैं क्या करूंगा कि मैं मेरे कंटेंट को अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग काफी सारे चैनल्स है वहां पे अलग अलग वे में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, राइट। कभी कवर आप ले सकते हैं, आपने ब्लॉग लिखा, ब्लॉग में आपने मान लीजिए कि 1000 वर्ड का ब्लॉग है और ये हेडिंग है, सब हेडिंग है, बुलेट पॉइंट है, वापस हेडिंग, सब हेडिंग, तो मैं क्या करूंगा, इतने ही पीस को कंटेंट को लेके वापस मार्केटिंग करूंगा, इसमें से इतने पीस को लेके वापस मार्केटिंग करूंगा। तो इसको अलग अलग वे में मॉडिफाई करूंगा कि भाई मेरे यूजर्स की, क्योंकि एक ब्लॉग में मैंने यूजर्स की 5 प्रॉब्लम्स दिखा है, तो मैं फिर क्या करूंगा कि प्रॉब्लम 1 को लेके उसका अलग से मार्केटिंग करूंगा, प्रॉब्लम 2 को लेके अलग से उसका पूरा मार्केटिंग करूंगा। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को अलग अलग फॉर्मेट में प्ले करके अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि आपके पास अगर एक ही प्रॉब्लम, एक ही कंटेंट एक बार मार्केटिंग करके बैठ जाओगे कोई मतलब नहीं। वैसे ये बता रहा हूँ कि अलग अलग वे में आपको किस तरीके से मार्केटिंग करना रहेगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे टर्न योर ब्लॉग पोस्ट इनटू द पॉडकास्ट के एपिसोड में कर दो, या तो फिर एक पूरी सीरीज करो सोशल मीडिया पे ग्राफिक्स की, एक ही हमारा प्रॉब्लम, ये ब्लॉग है उसमें 5 प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पे एक सीरीज बना दूंगा कि भाई एआई डेवलपमेंट में आपको ये 5 प्रॉब्लम्स हो रही है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 सीरीज 1 में मैं ये दिखाऊंगा, सीरीज 2, सीरीज 3 ऐसे करके 5 प्रॉब्लम्स को मैं अलग अलग डे पे पोस्ट करके, तो एक ब्लॉग का मार्केटिंग मेरी सोशल मीडिया पे 5 5 5 दिन हो रहा है। वैसे वही ब्लॉग को मैं पॉडकास्ट में डाल दूंगा तो यूट्यूब पे 5 अलग अलग वीडियो मेरे बन गए, राइट। तो उस तरीके से आपको देख पता होना चाहिए कि आपके कंटेंट को आप किस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। एंड आप चाहो तो कंपाइल मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट को बना के उसको एक ई बुक में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने ये मेरा 5 प्रॉब्लम का ब्लॉग है, फिर दूसरा ब्लॉग है जहाँ पे मैं 5 और प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ, ये दोनों चीजें हैं एआई डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ, तो मैं इसको कंबाइन करके ई बुक में फॉर्मेट में डाल दूँ और उस ई बुक का मार्केटिंग करने लगूँ, राइट, समझ में। तो इस तरीके से आपको कंटेंट को अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग चैनल पे, अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करना पड़ेगा। इट इज द पर्पज ऑफ, लाइक रीपर्पज है, हमारे कंटेंट को हम वापस से वापस अलग अलग फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं, क्लियर।
एंड द लास्ट चैप्टर इज द मेजरिंग द एनालिटिक। एनालिटिक क्योंकि जितना भी मार्केटिंग कर रहे हैं हमारे पास, हमारे लिए जरूरी होता है उसका एनालिसिस। अगर हमने एनालिसिस नहीं किया तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंटेंट हमारे यूजर्स को ज्यादा पसंद आ रहा है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हमारे लिए वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। तो उसके लिए हमें जरूरी रहता है एनालिटिक। एनालिटिक के लिए आपको क्या क्या चीजें ट्रैक करनी पड़ेगी कि मुझे कितना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, उसमें से कितना एंगेजमेंट जनरेट हो रहा है, और इसमें से कितना में कन्वर्जेशन मिल रहा है। लाइक कि एसईओ कर रहे हो, एसईओ का ब्लॉग का मार्केटिंग कर रहे हो तो वो ब्लॉग में कितने लोग आ रहे हैं। वेबसाइट के पेज का मार्केटिंग कर रहे हो तो वो वेबसाइट के पेज पे कितने यूजर्स आ रहे हैं। सोशल मीडिया की कोई ब्लॉग पोस्ट पोस्ट का मार्केटिंग कर रहे हो, रील्स का मार्केटिंग कर रहे हो तो कितनी इंप्रेशंस आ रही है, कितने रीच रीच मिल रहे हैं। फिर उसमें से कितने एंगेजमेंट, मतलब कि अगर सोशल एसईओ की बात करें तो ये ब्लॉग है, उसमें हमें कितने लाइक्स मिले या कमेंट मिले, हमारे ब्लॉग को कितना शेयर किया। वेबसाइट के कंटेंट में है तो एंगेजमेंट के भाई हमारा जो भी एजेंडा था पर्टिकुलर बटन पे कितने लोगों ने क्लिक किए। इंस्टाग्राम की बात करें तो एंगेजमेंट टर्म्स के भाई कितने लाइक और कितने मुझे शेयर मिले, राइट। एंड देन फिर लाइकली कन्वर्जेशंस कि भाई ब्लॉग की बात करें तो इसमें से हमारी वेबसाइट पर कितने लोग वापस ब्लॉग पे जो कीवर्ड रखे होते हैं वहां से यूजर्स कितने गए। वेबसाइट की बात करें तो जो हमने एजेंडा था साइन अप का फॉर एन एग्जांपल, तो साइन अप पे कितने लोगों ने क्लिक किया। एंड अगर मैं इन सोशल मीडिया की बात करूं तो भाई इसमें से मुझे इंक्वायरीज कितनी जनरेट होगी। तो आपको ये तीन पैरामीटर ध्यान में रखने हैं। भाई कितना ट्रैफिक जनरेट हुआ, उसमें से कितना मुझे एंगेजमेंट मिला, कितना कन्वर्जेशन। हर एक चैनल के लिए मेथड अलग अलग हो सकती है। ब्लॉग के लिए अलग हो सकती है, वेबसाइट के लिए अलग हो सकती है, सोशल मीडिया के लिए टर्म अलग अलग। तो जब आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये इस तरह के कंटेंट मेरे ये प्लेटफॉर्म पे यूजर्स को ज्यादा पसंद आ रहा है। इस तरह के कंटेंट ये प्लेटफॉर्म पे यूजर नहीं देख रहे तो मैं फॉर्मेट चेंज कर दिया, टॉपिक चेंज कर दूं तो आपको पता चलेगा कि क्या। तो तो आप मार्केटिंग करने के आपको मजा आएगा। अदरवाइज क्या होगा, सब्जी का सर्कुलेट कर यूजर आ ही नहीं रहे, या आ रहे हैं तो आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप बोर हो जाओगे सर्टेन पीरियड। और जितना आप यूजर्स को समझोगे उतना आपको पता चलेगा और अच्छे से कि मैं यूजर्स को क्या देख रहा हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे। मतलब मुझे मार्केटिंग करने में मजा आया और मुझे इन द एंड हमारा गोल ट्रैफिक जनरेट करो एंड लीड लाओ। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो कोई भी मार्केटिंग डिजिटल करो, ईमेल मार्केटिंग करो, व्हाट्सएप मार्केटिंग करो, एनालिसिस इज द की इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको पता रहना चाहिए ताकि आप आगे और अच्छे से मार्केटिंग कर सको। क्लियर? इसके लिए
हम्म। सो गूगल एड्स की बात करें तो गूगल एड्स क्यों जरूरी होता है? कोई भी मार्केटिंग हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, अब जो भी बिजनेस के बारे में आप बात कर रहे हो तो गूगल एड्स दो तरीके के सपोर्ट करता है। एक तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए कभी मार्केटिंग करना है, कि मान लीजिए कि मेरा कोई सीजनल बिजनेस है, मुझे 2 महीने के लिए मार्केटिंग करना है, तब आप गूगल एड्स का सहारा लेते, कोई भी पेड मार्केटिंग, क्योंकि आपका सीजनेबल बिजनेस है। या तो फिर आपके कीवर्ड्स इतने हाईली कॉम्पिटिटिव है तो आप चाहते हो कि कुछ एडिशनल सपोर्ट में पेड मार्केटिंग, क्योंकि पेड मार्केटिंग से एक एडिशनल सपोर्ट मिलता है आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज को। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंडा होते हैं कि भाई मुझे, जैसे कि कंटेंट लिखते टाइम पे हम देख रहे हैं कि हमारे एजेंडा क्या हो सकते हैं, ये तो अवेयरनेस करना है या कन्वर्जेशन करना है या सेल्स करना है, तो राइट। तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव होना पता हर एक मार्केटिंग के, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे गूगल एड्स के थ्रू मुझे अवेयरनेस बढ़ानी है, या मुझे सेल्स बढ़ाना है, या मुझे ट्रैफिक जनरेट करना है, या मेरे कोई एप्लीकेशन है उसका डाउनलोड बढ़ाना है, या मुझे वीडियोस के व्यूज और लाइक्स बढ़ाने हैं। तो ये आपके एंड एजेंडा हो गए, राइट। तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है मुझे ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना है, राइट। उसके बाद, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए कैंपेन की डिजाइन अलग अलग होती है। अगर आप डिस्प्ले कैंपेन प्लान कर रहे हो तो उसमें वीडियो फॉर्मेट में जाएगा, सर्च कैंपेन प्लान कर रहे हो तो उसमें टेक्स्ट एड में जाएगा। अब जब आपको एजेंडा ही पता नहीं होगा, आप रैंडमली करने जाओगे तो आप स्टक हो जाओगे। इससे अच्छा पहले एजेंडा क्लियर कर लो कि क्या, किस तरीके से आपके यूजर्स को आपको क्या दिखाना है, किस तरीके आपका क्या अचीव करना है। उसके बेस के हर एक कैंपेन की डिजाइन अलग अलग होती है, राइट। सो गूगल एड्स एक, गूगल का एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो हमें अलाउ करता है हमारी एडवर्टाइज रन करने के। वो हमें अलाउ करता है गूगल पे या गूगल की कितने भी पार्टनर वेबसाइट। गूगल की पार्टनर वेबसाइट, पता है मीनिंग पता है क्या क्या गूगल की पार्टनर वेबसाइट क्या होती है? जो भी जैसे कि कोई वेबसाइट है जहाँ पे आप एडवर्टाइज शोकेस होती है, राइट। अब मान लीजिए कि ये मैं एक एडवर्टाइजर हूँ जो मुझे एड रन करनी है, ठीक है। और ये गूगल है, इसके पास मैं आता हूँ, उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे मेरी एडवर्टाइज रन करनी है, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा, या तो उसके सर्च बार में एडवर्टाइज दिखेगा, या तो उसकी पार्टनर वेबसाइट, मतलब कि भाई ये एक बंदा है, जैसे XYZ यूजर है, वो अलाउ करता है कि भाई मेरी वेबसाइट पे, यहाँ पे इतनी जगह मैं गूगल को दे दूंगा तो गूगल अपनी एडवर्टाइज यहाँ पे शोकेस कर सकता है। जैसे आपने काफी सारे न्यूज़लेटर साइट देखे हो तो उसमें आपको एडवर्टाइज कहीं ना कहीं बीच में आ रही थी। तो ये क्या करता है कि ये जगह रेंट पे दे देता है और उसमें गूगल अपनी एडवर्टाइज दिखाता है। तो गूगल की पार्टनर वेबसाइट, मतलब मैंने टिक किया तो मेरी एडवर्टाइज यहाँ पे भी दिखेगी और यहाँ पे भी दिखेगी। इसको क्या फायदा होगा कि भाई ये अपनी जगह रेंट पे दे रहा है, ताकि इसमें जितनी बार एडवर्टाइज दिखेगी, यहाँ पे यूजर्स क्लिक करेगा, इसको कुछ गूगल कमीशन देगा। गूगल यहाँ से थोड़े पैसे लेते, मान लीजिए कि यहाँ से 1000 लेता है तो उसको यहाँ पे 100 रुपए देगा, समथिंग लाइक इट। कितना कमीशन है पता नहीं, बट इस तरीके से ये लोग पैसे कमाते हैं। और ये अगर आपकी वेबसाइट अगर अच्छी रन कर रही है, आपकी अगर ब्लॉग की साइट अच्छी रन कर रही है, 6 महीने से पुरानी है, तो आप गूगल एडसेंस में जाके रजिस्टर कर सकते हो और वहां पे गूगल एडसेंस एक कोड देगा,
तो जिस जगह पे आपको एडवर्टाइज दिखा नहीं, वो जगह पे आपको वो कोड प्लेस कर देना है, ताकि आप पैसे कमा सको, राइट। तो ये हो गई गूगल की पार्टनर। यूट्यूब भी गूगल की पार्टनर वेबसाइट है। वैसे काफी सारी पार्टनर्स वेबसाइट होती है जो गूगल के साथ होती है, कि भाई गूगल को एड दिखाने के लिए जगह दिखे, तो हमारी एडवर्टाइज को वो रन करता है। क्यों जरूरी होता है भाई? हम पोटेंशियल कस्टमर तक उसकी जो भी सर्च क्वेरी है ना, वो पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई ये पर्टिकुलर क्वेरी जो पेन पॉइंट सर्च करेंगे तभी मुझे एडवर्टाइज दिखानी, और कोई कीवर्ड पे नहीं दिखानी, तो मैं यूजर्स की राइट क्वेरीज तक पहुंच सकता हूँ, राइट। तो इट विल हेल्प अस टू रीच पोटेंशियल कस्टमर व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, राइट। मैं चाहता हूँ कि मेरी एडवर्टाइज तभी देखे जब सर्च करे कि भाई हाउ टू 2x माई रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ कस्टम सॉफ्टवेयर। ये मेरी क्वेरीज है, और मैं गूगल को इसको बोल रहा हूँ कि मेरी ये क्वेरी सर्च हो तभी मेरी एडवर्टाइज है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे जो कस्टमर चाहे वही मुझे, जब वो कस्टमर एग्जैक्टली वो सर्च करेगा तभी मुझे यहाँ पे मेरी एडवर्टाइज गूगल दिखाएगी। इट मीन्स कि मैं राइट पोटेंशियल कस्टमर तक जो एक्चुअल में वो सर्च कर रहे हैं, तब मैं मेरा एडवर्टाइज दिखेगा, तो मुझे बेनिफिशियल होगा, राइट। एंड यू पे ओनली व्हेन समवन क्लिक्स। अगर आप गूगल में कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो, जैसे नाइकी शूज कर रहे हो, आपको एडवर्टाइज दिख रही है, तो दिखने के कोई पैसे नहीं लगते, पर जब कोई यूजर्स वहां पे क्लिक करता है तब आपको चार्ज होता है। अब सबके माइंड में ये आ गया कि भाई इतना इजी है, मैं गूगल को इतने पैसे दूंगा मेरी एडवर्टाइज दिखेगी। वैसा नहीं है, इतना भी बैकग्राउंड का अल्गोरिथम काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी सारे पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करता है। इट्स जस्ट नॉट ओनली कि आपने पैसे दिए और आपकी एडवर्टाइज देखी, देयर आर सेवरल पैरामीटर्स है जो आगे कवर करेंगे। उसके बेसिस पे गूगल फिर ऑप्शन लगता है, इन ऑप्शन में गूगल डिसाइड करता है कि किसकी एडवर्टाइज मेरे को दिखानी है, किसकी नहीं दिखानी, राइट। तो आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो। दूसरी चीज, बेनिफिट क्या होता है कि भाई मुझे शॉर्टर पीरियड में हाई विजिबिलिटी मिल सकती है, राइट। मैं मेरे राइट टारगेटेड ऑडियंस तक जा सकता हूँ, और मैं रिजल्ट खुद चेक कर सकता हूँ, क्योंकि ये पेड मार्केटिंग में 99% कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। मैं गूगल को बताऊंगा कि भाई मैं इतने पैसे खर्च करने के लिए रेडी हूँ, ये मेरे कीवर्ड्स है, ये मेरे यूजर्स का इंटरेस्ट है, ये मेरा जियोग्राफिकल है, मेरा डेमोग्राफिकल है, और ये मेरा यूजर्स की बिहेवियर है। जब ये मेरी ये एग्जैक्ट क्वेरी मैच हो, तभी आपको मेरी एडवर्टाइज दिखानी है। तो 99% कंट्रोल तो मेरे हाथ में हुआ ना, कि मुझे किसको एड दिखानी है, किसको नहीं दिखानी, राइट। क्योंकि जब ज्यादा कंट्रोल आपके पास में होगा तो ज्यादा अच्छे अच्छे से आप अपने परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाओगे। तो हमारी एड कहाँ कहाँ दिखती है? ये जो होता है पेड रिजल्ट जो गूगल्स के होते हैं, और ये ऑर्गेनिक मतलब एसईओ वाले रिजल्ट होते हैं। अब पहले आगे बढ़ने से पहले इसके एज स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इसके अकाउंट स्ट्रक्चर की किस तरीके का होता है। तो उसका अकाउंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। पहला, पहले सबसे पहले होता है अकाउंट लेवल सेटिंग, फिर होता है कैंपेन लेवल सेटिंग, फिर होता है एड ग्रुप लेवल सेटिंग, फिर कीवर्ड्स, एंड फिर एड्स। अकाउंट लेवल सेटिंग क्या होता है कि मान लीजिए
आपने साइन अप किया, ठीक है, आपने स्प्रेडमी के नाम से अकाउंट बना रहे @gmail.com। अब आप अकाउंट लेवल पे सेटिंग कर देते हो कि भाई मैं ये इसको बता देता हूँ कि भाई कि बना रहा हूँ। फिर मैं क्या करूंगा कि ये एआई डेवलपमेंट का कैंपेन है, उसके अंदर मैं अलग अलग एड ग्रुप बनाऊंगा। एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2, एड ग्रुप 3। उसको 4 अच्छे से कैटेगराइज करने के, मान लीजिए कि एड ग्रुप 1 में मैंने सारे कीवर्ड यूएसए रिलेटेड डाले कि एआई डेवलपमेंट सर्विस यूएसए, टॉप 10 एआई डेवलपमेंट कंपनी इन यूएसए, एआई डेवलपमेंट एजेंसी यूएसए। इस तरीके से यूएसए लेवल बाइफरकेट कर दी। एड ग्रुप 2 बनाया, उसमें सारे कीवर्ड्स मैंने डाले इंडिया रिलेटेड, राइट। एड ग्रुप 3 बनाया, उसमें सारे कीवर्ड डाले थे यूके रिलेटेड। अब मान लीजिए कि मैं सारे इंडिया रिलेटेड, यूएस रिलेटेड, यूके रिलेटेड एक ही एड ग्रुप में डालूंगा, तो मेरी जो एडवर्टाइज है वो राइट ऑडियंस तक हो सकता है कि कभी कभार यूके के लोग को एडवर्टाइज देख रहे हैं, लेकिन जो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे इंडिया वर्ड चला जाए, क्योंकि हम हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली फेच होती है, हम अलग अलग वर्जन रखते हैं। तो मैं क्या करूँ और फर्दर बाइफरकेट, यूएस के लोगों के लिए तो यही एडवर्टाइज दिखनी चाहिए, यूके के लोगों के लिए, सॉरी, सबकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, सबका टोनिंग अलग अलग हो सकता है। तो मैंने अलग अलग कीवर्ड्स डाल दिए। फिर मैं बताऊंगा कि ये जितने भी यूएस के रिलेटेड कीवर्ड्स डाले उसको मेरी ये एडवर्टाइज आपको दिखा दी। तो ये हो गया एक कैंपेन आपका हो गया। वैसे आप सिमिलर दूसरा कैंपेन बनाओगे, सिमिलर तीसरा कैंपेन बनाओगे। अब जब आप कैंपेन लेवल सेटिंग करते हो तो ये कैंपेन के अंदर जो जितने भी एड ग्रुप बने, जितने भी एडवर्टाइजर है ना, उसके इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बजट, वो सारी चीजें पहले से फिक्स कर दे, दैट इज कॉल्ड कैंपेन लेवल। फिर आता है एड ग्रुप लेवल सेटिंग, कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी एड ग्रुप्स बना रहे हो उसका यही सेटिंग मतलब फिक्स होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एड ग्रुप लेवल सेटिंग। एंड देन फिर आता है कीवर्ड्स एंड एडवर्टाइज। सो ये हमारे कैंपेन का स्ट्रक्चर आ गया कि भाई पहले अकाउंट बनता है, फिर कैंपेन, कैंपेन के अंदर अलग अलग एड ग्रुप होते हैं। कैटेगरी एड ग्रुप सिर्फ इसलिए होता है कि आप अपनी एड को और अच्छे से कैटेगराइज आप कर सको, राइट। एंड फिर हम बनाते हैं उसके अंदर एड, कीवर्ड डालते हैं और फिर हम रन करते हैं एड। क्लियर है? सबसे पहले आपको ads.google.com ओपन करेंगे, विथ जीमेल आपको लिंक करना रहेगा, राइट। जब आप साइन अप करोगे आपको कुछ पहले बिजनेस की इंफॉर्मेशन पूछेंगे कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपकी वेबसाइट की यूआरएल क्या है, फोन नंबर क्या है, वो सारी चीजें आपको ये पूछेंगे, ताकि आगे और भी चीजें आपकी वेबसाइट के साथ अगर कनेक्ट करनी है तो वो इजीली कनेक्ट हो जाए। पहले भी बोला था कि जितने भी अकाउंट बनाओ एक ही ईमेल आईडी से बनाना, क्योंकि जब भी आपने गूगल में बिजनेस पेज बनाया होगा या यहाँ पे आगे आएगा, तो आप क्लिक करोगे तो सेम ईमेल आईडी होगा, तो आपका गूगल में बिजनेस पेज ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपकी बिलिंग कंट्री, एक बार याद रखना कि बिलिंग कंट्री एक बार सेट कर दोगे फिर वो चेंज नहीं होगी। तो एक बार जो भी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो, बिलिंग कंट्री सोच समझ के करना है, क्योंकि फिर ये अकाउंट के लिए बिलिंग कंट्री चेंज नहीं हो सकती। फिर अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन, कि कितने तरीके के कैंपेन हम गूगल में प्लान आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ गूगल हम कर सकते हैं। सबसे पहला है सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन मतलब कि गूगल में जो सर्च होता है, फिर जो एडवर्टाइज 1 2 3 दिखती है, दूसरे पेज पे दिखती है, या गूगल की जितनी भी पार्टनर वेबसाइट है, तो वहां पे हम सर्च कैंपेन होते हैं। हर एक कैंपेन के एजेंडा अलग अलग है।
हर एक कैंपेन का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो सर्च कैंपेन मेजरली कीवर्ड्स फोकस होता है, क्योंकि लोग जो क्वेरी सर्च करेंगे तब आपको आपकी एडवर्टाइज दिखानी। थोड़ा डिटेल में बाद में समझेंगे, सिर्फ अभी ओवरव्यू दे देता हूँ। फिर एक होता है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। मेरे एजेंडा ये है कि मुझे सर्च एड भी रन करनी है, वीडियो भी दिखाना है, डिस्प्ले एडवर्टाइज भी रन करने हैं। तो मेरे सारे एजेंडा है मैं एक ही कैंपेन में प्लान करूंगा। एक यूनिवर्स कैंपेन बनाऊंगा, उसमें मैं हेडलाइन भी दे दूंगा, इसको वीडियो भी दे दूंगा, इमेज भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा अलग अलग तरीके से। फिर मैं गूगल को बोलूंगा भाई ये चीजें मैंने आपको दे दी, आप अपने हिसाब से एडवर्टाइज बनाओ, चाहे गूगल पे दिखाओ या यूट्यूब पे दिखाओ। वीडियो में दिखाना तो इसमें से ये 2 वीडियो ले लेना, टेक्स्ट पे दिखाना तो इसमें से ये हेडलाइन ले लेना। तो सारी चीजें हम उसको दे देते हैं और एक ही कैंपेन से हम सारे एजेंडा फुलफिल करते हैं कि भाई मेरे लिए क्या बेस्ट वर्क हो सकता है। इट इज परफॉर्मेंस नेक्स्ट कैंपेन। गूगल हमें हेल्प करेगा कि जितने हो सके उतनी जगह से आपको ट्रैफिक अलग अलग फॉर्मेट में लाके देगा। तो इसमें हमें कीवर्ड्स चाहिए रहेंगे, हेडलाइन, छोटी हेडलाइन, बड़ी। इसमें क्या होगा कि हमें कीवर्ड्स, हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन चाहिए रहेगा। इसमें हम उसको देंगे, कीवर्ड्स देंगे, हेडलाइंस देंगे, छोटी हेडलाइंस, बड़ी हेडलाइन, छोटा डिस्क्रिप्शन, बड़ा डिस्क्रिप्शन, इमेज, वीडियोस के अलग अलग फॉर्मेट एक ही कैंपेन में उसको दे देंगे, सारा डेटा दे देंगे। अब उसको बोल देंगे कि भाई अपने हिसाब से या तो सर्च एड में दिखाओ या यूट्यूब में दिखाओ। आपने मशीन एल्गोरिदम से देखो कि मैंने जो ऑडियंस आपको दी वो मुझे क्या कहाँ ज्यादा मिलेगी। तो एक ही कैंपेन में अगर आपको सारे एजेंडा फुलफिल करने हैं, विच इज कॉल्ड परफॉर्मेंस नेक्स्ट कैंपेन। Second is demand gen campaign. Drive demand and conversation on YouTube and display network। पहले हम डिमांड करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है डिस्प्ले कैंपेन। मेजरली वर्क्स विद ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम डिस्प्ले कैंपेन करते हैं कि गूगल है, उसकी पार्टनर वेबसाइट है, कहीं पे आपको इमेज मिलती है एडवर्टाइज में, बैनर में से इमेज मिलती है, कुछ टेक्स्ट हाईलाइट होते हैं, जो ज्यादा डिस्प्ले तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूटिलाइज करते हैं। फिर ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है तो हम प्लान आउट करते हैं शॉपिंग कैंपेन। हम क्या करते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए कि मेरी फ्लिपकार्ट ही वेबसाइट है, मेरे पास तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट हो गए। तो मैं एक एक प्रोडक्ट तो गूगल को नहीं बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट है और इसका आप मार्केटिंग करो। मैं क्या करूंगा, एक थर्ड पार्टी गूगल का ही टूल है विच इज कॉल्ड गूगल मर्चेंट सेंटर। ये प्लेटफॉर्म हमें यूज करके एक ब्रिज के रूप में काम करता है। वो क्या करता है कि इसको हमारी वेबसाइट से कनेक्ट कर देंगे तो हमारी वेबसाइट में जितनी प्रोडक्ट है वो फेच कर लेगा, और जब हमें मार्केटिंग करना होगा हम ये गूगल मर्चेंट सेंटर को गूगल एड से कनेक्ट कर देंगे, ताकि हमारी ऑटोमेटिक प्रोडक्ट का सारा वहां से डेटा फेच होता रहे, कितनी अवेलेबल है कितने। अगर मैन्युअली डालेंगे तो हर बार हमें यहाँ पे स्टॉक खाली हो गए तो डिलीट करनी पड़ेगी। बट यहाँ से विद द हेल्प ऑफ गूगल मर्चेंट सेंटर हम पूरा मैनेज कर सकते हैं। वो प्रैक्टिकल में जब जब धीरे धीरे होगा उसमें बताऊंगा मर्चेंट सेंटर के किस तरीके से बना। देन है वीडियो। जो यूट्यूब का मार्केटिंग करना है आप यहाँ से डायरेक्टली यूट्यूब का मार्केटिंग कर सकते हैं अपने वीडियोस का। एंड देन लास्टली द अपनी एप्लीकेशन जो है उसका जो भी मार्केटिंग करना है, एप्लीकेशन के डाउनलोड बढ़ाने हैं, विजिबिलिटी बढ़ानी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो जब भी आप कोई कैंपेन प्लान करो पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर करो कि आपको क्या हासिल करना है, उसके बेस पे सबकी कैंपेन की कैंपेन का जो भी होता है ना क्या डिजाइन या डिजाइन इन टर्म्स ऑफ कैंपेन का एग्जीक्यूशन पूरा अलग क्लियर। कैंपेन में देखते हैं कि हर एक कैंपेन का क्या क्या एजेंडा होता है। तो सर्च कैंपेन में क्या होता है कि ऑलवेज टेक्स्ट सेट शो होती है, टेक्स्ट सेट के फॉर्मेट में होते हैं कि when user search for the keyword
रिलेवेंट टू योर प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में सर्च करते हैं तब आपकी एडवर्टाइज दिखती है। एड फॉर्मेट कौन सा रहता है? टेक्स्ट फॉर्मेट रहता है, मतलब कि भाई यहाँ यूआरएल होती है, यहाँ पे हेडिंग होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है, और ये आपकी एडवर्टाइज है। सारे टेक्स्ट फॉर्मेट है। उसके एडवांटेज क्या है कि भाई आप एग्जैक्टली जो यूजर्स का इंटेंट है उसी को आपके एडवर्टाइज शोकेस कर रहे हो, मतलब राइट यूजर्स तक आप पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच सकते हो। पोटेंशियल बेस्ट फोर वर्क कब ज्यादा वर्क करेगा? मेजरली 99% केस में जब अवेयरनेस हमें बढ़ानी होती है या हमारे यूजर्स को रिटारगेट करना होता है कि भाई जो यूजर्स हमारी वेबसाइट पे एक बार आए उसी को मुझे हमारे वापस अट्रैक्ट करना है। इन दिस केस डिस्प्ले एडवर्टाइज विल वर्क बेस्ट। आपने काफी बार देखा होगा, आपने कुछ वेबसाइट सर्च की है, फिर आप दूसरी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, आपको जो भी इमेज जहाँ पे एडवर्टाइज दिखती है वहां पे उसी शूज के बारे में आपको इमेज दिखती होगी या प्रोडक्ट के बारे में दिखती होगी, क्योंकि वो आपका डेटा ट्रैक कर रहा है, फिर आपको रिटारगेट कर रहा है। क्लियर? एड फॉर्मेट वुड बी, सर्च में था टेक्स्ट एड, इसमें होगा बैनर रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले, मतलब बैनर और इमेज के फॉर्म में आपको रहेगा। एडवांटेज क्या है कि भाई आपकी रीच अक्रॉस द वेब, क्योंकि डिस्प्ले में तो गूगल की 3 मिलियन प्लस वेबसाइट है, वहां पे आपकी एडवर्टाइज शोकेस होने का चांसेस दे सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है क्योंकि डिस्प्ले एडवर्टाइज में कॉस्टिंग कम रहती है, एंड रीमार्केटिंग कैंपेन के लिए ये ज्यादा वर्क करता है। अगेन ये बड़ा अवेयरनेस के लिए है, तो हो सकता है कि अननेसेसरी ट्रैफिक भी जनरेट आपको हो। क्लियर? जिसे इस तरीके से कि भाई यहाँ पे इस तरीके की आपकी एडवर्टाइज दिखे। ये एक कम वेबसाइट है जैसे आज करके, वहां पे इसने एक जगह गूगल को दी है रेंट पे, ठीक है, तो वहां पे गूगल की 3 मिलियन वेबसाइट में से उसने एक वेबसाइट है जहाँ पे अलाउ करता है, तो वहां पे वो अपनी एडवर्टाइज शोकेस करता है। राइट? वैसे हमारी भी एडवर्टाइज अगर हमने इस पे एडवर्टाइज करी हो तो गूगल की कितनी पे अपनी वेबसाइट है वहां पे हमारी एडवर्टाइज शोकेस हो सकती है। आज के सेशन का लास्ट है वीडियो कैंपेन। क्या वीडियो कैंपेन कब प्लान आउट करना चाहिए? तो वीडियो कैंपेन हमें प्लान आउट करना चाहिए कि जब हमें ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट हमारे वीडियोस पे व्यूज चाहे। सबसे मेजरली वर्क करेगा यूट्यूब के लिए। किस तरीके से वर्क करेगा? स्टोरी टेलिंग होगा, प्रोडक्ट लॉन्च होगी, ब्रांड अवेयरनेस करना है, डायरेक्ट एक्शन करना है, पॉडकास्ट है, वो सारी चीजें हैं जो हम मार्केटिंग करना, व्यूज बढ़ाना चाहते हैं। तो पहले क्या होता था, यूट्यूब से अलग से मार्केटिंग करना पड़ता है, अब ना गूगल एडवर्ड्स, आप इधर से यूट्यूब के कैंपेन को भी मैनेज पूरा कर सकते हो। डिफरेंट 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 टाइप ऑफ एड्स होती है। एक होती है स्किपेबल एड्स, कि भाई आप एडवर्टाइजर आप स्किप कर सकते हो। दूसरी होती है नॉन स्किपेबल एड्स, आपको कंपलसरी पूरी एडवर्टाइज देखना, आपने भी फेस किया होगा, राइट? कंपलसरी पूरी एडवर्टाइज खत्म होता भी आपका वीडियो जो भी देख रहे हो वो चालू होता। फिर होती है बम्पर एड, 5 और 6 सेकंड की एडवर्टाइज होती है, राइट? फिर इन फीड एड्स, मतलब आप जो फीड्स देख रहे हो उसमें आपको कहीं ना कहीं एडवर्टाइज आती है। तो यूट्यूब की एडवर्टाइज के फॉर्मेट अलग अलग तरीके की होते हैं। विजुअली इम्पेक्टफुल होता है बेनिफिट, क्योंकि विजुअली जितनी चीजें दिखेंगी उतना ज्यादा यूजर कनेक्ट कर पाएगा। कैन टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस ऑन यूट्यूब,
क्योंकि हर एक में आप इंटरेस्ट बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड टारगेट कर सकते हो। And it helps us to bring a strong brand presence. नेक्स्ट सेशन में फिर जब भी टाइम मिलेगा हम आगे की बात करेंगे, किस तरीके की एडवर्टाइज होती है यूट्यूब की, फिर परफॉर्मेंस में कैंपेन क्या होता है, डिमांड जिन, वो सारी चीजें धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, हाँ? हो चुका था।